हे हाय हेलो एवरीवन, तैयारी जीत की, तैयारी जून की और तैयारी सीए यशस्वी भंडारी के साथ मैं लेकर आई हूँ जीएसटी रिवीजन लेक्चर 2। कल ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम और बहुत सारी बारिश हमारा लेक्चर नहीं हो पाया था, बट नथिंग टू वरी। आज है हमारा सेकेंड डे जहां पे हम सीखेंगे रिवीजन लेक्चर ऑन टाइम ऑफ सप्लाई। सो आर यू गाइज रेडी? तो फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करो। रिवीजन मेरे साथ एक बार होना चाहिए और उसके बाद में रिपीट मोड पे रिवीजन होना चाहिए। आई होप सो कल आपने पूरा रिवीजन फर्स्ट चैप्टर का कर लिया है और उसके साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। मैं इतना तो गारंटी के साथ ले सकती हूँ। ओके चलो अभी चालू करते हैं सेकेंड रिवीजन। तो सेकेंड रिवीजन इज अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई के 3 सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच आर दे? चलो एक एक देख ले। सेक्शन नंबर 12 इज योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, सेक्शन नंबर 13 इज अ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और सेक्शन नंबर 14 इज चेंजेस इन द रेट ऑफ टैक्सेस। सेक्शन नंबर 14 इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी 22 सितंबर 2025 को हमारे मोदी जी ने चेंजेस किए थे रेट्स में और इसकी वजह से एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ध्यान से देखिएगा, याद रखने के लिए बहुत इजी है। सेक्शन 12 इज फॉर गुड्स, 13 इज फॉर सर्विस और 14 इज फॉर चेंजेस इन रेट ऑफ टैक्स। ओके चलो अभी मैम वो रिवीजन लेक्चर्स के ये नोट्स अचानक हैंड रिटन नोट, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पे सीखेंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूलों के साथ साथ मैंने मेन बुक में जैसे लिखवा कर दिया था वैसे ही दिया हुआ है। आई नो मेरे पास मेरा वाला बुक भी है, बट मैं क्या बोल रही हूँ, आप मेरे साथ ये वाले नोट्स ये कर लो। ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखो कोई भी टाइम ऑफ सप्लाई के पहले हमें ना एक सेल का सीक्वेंस देखना पड़ेगा। वो सेल का सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले कस्टमर करता है डिमांड ऑफ आइटम। आप कोई भी परचेस करते हो, जैसे पार्ले जी परचेस करने के लिए गए आप, पार्ले जी परचेस करना ये आपके दिमाग में आता है। ओके, सप्लायर विल अग्री टू सेल। आप उसके पास जाते हो, उसको पार्ले जी मांगते हो, उसके बाद में वो बोलता है कि है पार्ले जी मेरे पास है, और उसके बाद में वो आपको पार्ले जी डिलीवरी देता है, वो आपके हाथ में रखता है, तो इसको बोलते हैं डिलीवरी। हाँ, कभी कभी आप इंस्टामार्ट या फिर स्विगी जोमेटो जो कुछ भी आप ऑनलाइन है वहां से भी तो डिलीवरी आती है आपको। ओके तो वैसा वाला डिलीवरी का मोड भी हो सकता है। और इन रिटर्न आप क्या करते हो? पेमेंट आइदर इन एडवांस देते हो, अगर ऑनलाइन होगा तो आपको एडवांस देना पड़ेगा बट ऑब्वियसली, और अगर आप फेस टू फेस जाकर दे रहे हो, उन्होंने एक हाथ में पार्ले जी दिया, दूसरे हाथ से उन्होंने पैसे लिए। ओके, आफ्टर भी सेल का सीक्वेंस हो सकता है। ये सेल का सीक्वेंस हमेशा याद रखना है बिकॉज ये सीक्वेंस के ऊपर ही पूरा टाइम ऑफ सप्लाई का गेम है। ओके, एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से चालू करना। चलो नेक्स्ट स्क्रीन, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 12। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। व्हाट इज द डेट ऑफ इनवॉइस मैम? डेट ऑफ इनवॉइस यही तो सबसे बड़ा खेल है। डेट ऑफ इनवॉइस में हमने देखा था कि यहाँ पे इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, एक सेकेंड मैं गुड्स को लिख देती हूँ प्रॉपर तरीके से। ओके, अब देखो यहाँ पे है हमारे दो पॉइंट, एक इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स और दूसरा डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड। क्या है क्या नहीं देखेंगे। चलो पहले अपन पढ़ लेते हैं। इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स में क्या है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स where the supply involves movement of good। मतलब क्या फॉर्मूला है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। डेट ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड। बट ऑब्वियस ना, अगर मूवमेंट होने वाला है तो इनवॉइस कब रेज होना चाहिए? बिल कब आना चाहिए आपका? एक तो रिमूवल होने से पहले या फिर रिमूवल होते टाइम पे। ओके, और में क्या है? चलो, जब बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द रेसिपिएंट वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। मतलब बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे? जहां पे सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड। अगर मूवमेंट ही नहीं हो रही है तो
तो क्या है, हमने कौन सा वाला एग्जाम्पल देखा था, हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा था कि मेरे क्लासरूम सपोज रेंट प्रीमाइसेस में है और मैंने ओनर को बोला कि ये इन्वर्टर अब मुझे कोई भी काम का नहीं है, आप ले सकते हो, जब भी मैं ये क्लासरूम का प्रीमाइसेस छोड़ दूंगी। यहाँ पे मैंने डिलीवरी तो वहीं पे है ना, इन्वर्टर थोड़ी ना उसको हाथ में उठा कर दूंगी फिर से कि ये लो इन्वर्टर, वो तो वहीं पे सेटअप है तो वो वहीं पे रहेगा। इसका मतलब क्या, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड। ओके, ऐसे केस में कब होना चाहिए आपका इनवॉइस, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओके मैम, समझा, तो डेट ऑफ इनवॉइस समझा। चलो एक एक एग्जाम्पल करेंगे। हाँ बच्चों, हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में सारे एग्जाम्पल नहीं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। उसके बाद में टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के टाइम पे हमें कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं। चेंजेस इन रेट ऑफ टैक्स सबसे लास्ट है। तो अभी मेरा रिवीजन लेक्चर आप देखोगे और उसके बाद में फटाफट से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रॉमिस करते हो। चलो, मूवमेंट ऑफ गुड का एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, इशू ऑफ इनवॉइस का क्या डेट है, 5 नवंबर 24। ओके, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स क्या है, कब हुआ था, 8 नवंबर 24। ओके, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पे क्या था, 10 दिसंबर 24। ओके मैम, तीनों ध्यान में आ गए। अभी देखो, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस पहले निकालना पड़ेगा और डेट ऑफ पेमेंट भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। यस मैम, चलो सबसे पहले डेट ऑफ इनवॉइस निकाले और यहाँ पे क्या है, मूवमेंट है। मूवमेंट के केस में हमने क्या बोला था, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड। ओके, इशू ऑफ इनवॉइस कब हुआ, 5/11 को हुआ। ओके, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स क्या है, 8/11। तो whichever is earlier मतलब क्या, 5/11 मैम। इसका मतलब 10 डेट ऑफ इनवॉइस इज योर 5/11। ओके मैम, समझा। डेट ऑफ पेमेंट तो रेडीमेड ही मिला हुआ है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पे इज 10 दिसंबर 24। ओके, तो चलो अभी इजी है ना टाइम ऑफ सप्लाई निकालना, बोलो मेरे साथ, क्या है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। तो हमने डेट ऑफ इनवॉइस क्या निकाला था, 5/11/24 और डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 10/12/24। तो whichever is earlier is what, 5/11/24, राइट। चलो, तो आंसर मिल गया आपको। देखो बहुत इजी है, बट ये सारे आपके डेट्स का खेल है, तुम्हारी वाली डेट्स नहीं रे बाबा। चलो अभी तो सीरियस हो जाओ, एग्जाम की पढ़ाई तो कर रहे हो। चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई होप सो मैं बहुत स्लो नहीं जा रही हूँ और बहुत फास्ट भी नहीं जा रही हूँ। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, तो क्या है एग्जाम्पल, मैंने अभी बोला था, देखो टेनेंट इज सेलिंग जनरेटर टू द लेसर एट द टाइम ऑफ क्लोजर और लास्ट डे इन दैट रेंटेड प्रीमाइसेस। ओके, तो फिर क्या हुआ था, डिलीवरी ऑफ जनरेटर इज ऑन 8/11/26। ओके, 8 नवंबर 26 को। इशू ऑफ इनवॉइस कब हुआ था, 10/11/26, 10 नवंबर 26 को। ओके, अभी डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डिलीवरी ऑफ जनरेटर और इशू ऑफ इनवॉइस whichever is earlier, that is your 8 नवंबर 26, राइट बच्चों। आया ध्यान में, पक्का ध्यान में आया। ओके मैम, चलो एक एक्सेप्शन है, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने या फिर गवर्नमेंट ने लॉ लाते वक्त अगर एक्सेप्शन नहीं डाले तो मजा कैसे आएगा। चलो एक्सेप्शन याद करते हैं। एक्सेप्शन या फिर स्पेशल केस आप बोल सकते हो, दैट इज वैल्यू इन केस ऑफ एडवांस और पेमेंट अप टू ₹1000 अगर होगा। अगर 1000 रुपीज का कोई भी इनवॉइस है या फिर पेमेंट हो रहा है, देन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल डिपेंड अपॉन सप्लायर। मतलब 5 रुपए का पार्ले जी अगर लेने जा रहे हो, वो किराने वाला ये नहीं देखेगा कि वो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डिलीवरी कब हुई, क्या हुआ, उसके पास इतना नॉलेज ही नहीं है और वो यशस्वी मैम की फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ओके, तो दैट्स व्हाई उन्होंने बोला है 1000 रुपीज का अगर कोई भी ये होगा तो उस टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल डिपेंड अपॉन सप्लायर। गवर्नमेंट आपके लिए थोड़ा बहुत राहत तो लेकर ही आता है। ओके, चलो नेक्स्ट देख ले। तो नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट में हमने देखा था डेट ऑफ पेमेंट कैसे निकालना है। डेट ऑफ इनवॉइस तो हो गया, ओके मैम। चलो डेट ऑफ पेमेंट का सबसे बड़ा इजीएस्ट खेल है। देखो डेट ऑफ पेमेंट कब होता है? डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट whichever इज अर्लियर। एक तो बैंक में पहले क्रेडिट होना चाहिए या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले उसकी एंट्री होनी चाहिए। whichever इज अर्लियर विल बी द डेट ऑफ पेमेंट, ओके। अरे मैम ये तो बैंक रिकंसिलेशन जो आपने 11th-12th में सीखा था, या 11th-12th में ही सीखा था आपने, तो वैसा ही गेम है। डेट ऑफ पेमेंट विल बी, वही तो होता है ना, सबसे पहली एंट्री कहाँ पे पड़ेगी, आइदर आपको पता चलेगा या फिर बैंक को पता चलेगा। अगर बैंक में किसी ने चेक भरवाया तो आपको कब पता चलेगा? जब आपने बैंक स्टेटमेंट लिया, उसकी एंट्री मारी, तब आपको पता चलेगा। बट बैंक में तो पहले ही आ गया, तो डेट ऑफ पेमेंट विल बी योर डेट credited in your bank account or date entered in the books whichever is earlier, okay मैम। चलो अभी एक एग्जाम्पल करें फटाफट से। ये एक एग्जाम्पल है जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेट्स गेट स्टार्टेड। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? 8 October 24, ओके। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड, रिमूवल ऑफ गुड इज 6 October 24, okay. Date of entry of payment in the books is 15th November 24, okay. Date of receipt of payment is 17th November 24, okay मैम। धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे समझो। पहली बार करोगे तो शायद से नहीं जमेगा। होप सो आपने रेगुलर लेक्चर में बहुत अच्छे से किया है, ओके। दिस इज अ रिविजन लेक्चर, नहीं तो आप बोलोगे मैम फटाफट फटाफट क्यों भाग रही है, एक ही एग्जांपल क्यों लिया। दिस इज अ रिविजन लेक्चर, ओके। चलो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस होता है इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड व्हिचएवर इज अर्लियर। इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? 8 October 24, ओके। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स क्या है? 6 October 24, व्हिचएवर इज अर्लियर क्या होगा फिर? आंसर डेट ऑफ इनवॉइस का आया 6 October 24, ओके मैम, डन। चलो अभी डेट ऑफ पेमेंट निकालो। डेट ऑफ पेमेंट इज डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अभी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स कब हुआ था? 15th November को। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब हुआ? 17th November को। व्हिचएवर इज अर्लियर क्या होगा दोस्तों? तो व्हिचएवर इज अर्लियर इज 15th November, ओके। मतलब अभी डेट ऑफ इनवॉइस भी आया, डेट ऑफ पेमेंट भी आया, तो चलो टाइम ऑफ सप्लाई निकाल सकते हो। यस मैम। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या फॉर्मूला है? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। 6 October 24 और 15th November 24, व्हिचएवर इज अर्लियर का आंसर क्या होगा? अभी 6 October 24, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इज 6 October 24, ओके मैम। चलो डन हो गया। बट दिस इज द नॉर्मल केस, दिस इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अभी करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ओके। इजी है लेकिन थोड़ा सा रिविजन की जरूरत होती है, ओके। चलो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स when RCM is there, RCM का मतलब reverse charge mechanism, there is concept of forward charge, reverse charge, मैंने रेगुलर लेक्चर में समझाया हुआ था, ओके। अभी इसमें मेरे को हिंट क्या देनी है? रेसिपिएंट के हिसाब से सोचेंगे, रेसिपिएंट का दिमाग लगाकर सोचेंगे। नाउ वी आर नॉट सप्लायर, नाउ वी आर रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के केस में क्या होगा उस हिसाब से याद करेंगे। चलो अभी देखो उसमें अभी 3 ऑप्शन है मैम, 3 ऑप्शन। यस, आरसीएम के केस में 3 ऑप्शन है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फॉर्मूला देख रहे हैं अपन, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। बट ऑब्वियस ना, आरसीएम रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को क्या होता है? रिसीप्ट ऑफ गुड्स होता है। रिसीप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट, वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा। यस, और डेट immediately following 30 days from the date of issue of invoice. immediately following 30 days का मतलब क्या? ये बहुत लोगों को पता नहीं चलता। immediately following 30 days का मतलब है 31st day, 31st day, okay मैम। whichever is earlier is your answer for time of supply of good in case of RCM, okay? yes मैम। चलो
तो एक बार डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा इसमें, आरसीएम वाले केस में डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, पेमेंट करेगा ना, रेसिपिएंट क्या करता है, पेमेंट करता है, एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, और डेट ऑन विच अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट, बट ऑब्वियस क्रेडिट थोड़ी ना करेगा, डेबिट ही करेगा ना, वो पे करेगा तो डेबिट ही एंट्री होती है, इतना तो अकाउंट का नॉलेज आता होगा। चलो, तो डेट ऑफ पेमेंट इज योर डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑन विच अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। चलो, यस मैम, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इन केस ऑफ वाउचर। वाउचर मैम, अरे वो गूगल पे आते हैं बहुत सारे बार पे करने के बाद में, आपको तो पता ही होगा ना कितनी बार आप गूगल पे वगैरह करते हो, गूगल पे, फोन पे, फटाक कर से वो वाउचर्स आते हैं। आप रिडीम करते हो या नहीं करते हो पता नहीं, मॉल में जाते हो फिर भी वाउचर्स आते हैं, गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं आपको। यस, वही बात हो रही है फ्री वाउचर्स की। तो फ्री वाउचर्स में दो केस है, फर्स्ट आइडेंटिफाइबल और दूसरा नॉन आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल मतलब क्या, वेयर यू आर ऑलरेडी नोन व्हाट टू परचेस। मतलब मैम व्हाट टू परचेस मतलब, फॉर एग्जाम्पल पैंटलून वाउचर स्टेटिंग दैट क्लोथ्स ऑफ ₹1000। अभी देखो पैंटलून का वाउचर मिला, वहां पे बोला हुआ है कि 1000 रुपीज के आपको कपड़े लेने हैं, फ्री में 1000 रुपीज के कपड़े मिलेंगे, दैट इज आइडेंटिफाइबल। ओके मैम, समझा। व्हाट इज नॉन आइडेंटिफाइबल? वेयर यू डोंट नो व्हाट टू परचेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल पैंटलून का ही एग्जाम्पल लेते हैं, पैंटलून वाउचर स्टेटिंग दैट एनीथिंग ऑफ ₹1000। जैसे पैंटलून में आप अगर जाओगे, अगर आप गए हो या फिर नहीं गए हो, मेरे पास ध्यान दो, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, पैंटलून में ना उनके पास उनका क्लोथिंग है, उसके बाद उनके पास मेकअप, हेयर एक्सेसरीज वगैरह होती है, उनके पास शूज है, उनके पास वुमेन का अलग कलेक्शन है, मेंस का अलग कलेक्शन है। वैसे अभी उन्होंने क्या बोला है, देखो पैंटलून वाउचर स्टेटिंग दैट एनीथिंग ऑफ ₹1000। एनीथिंग मतलब आप बैग्स भी परचेस कर सकते हो, शूज भी परचेस कर सकते हो, आप कपड़े भी परचेस कर सकते हो, कुछ भी परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लेने वाले हो, जब भी आप वो वाउचर रिडीम करोगे उस टाइम पे आप क्या लोगे ये आपको पता ही नहीं है, राइट? तो दैट इज योर नॉट आइडेंटिफाइबल। समझा? एक सेकेंड, आई होप सो आपको समझा है नॉट आइडेंटिफाइबल और आइडेंटिफाइबल का डिफरेंस। ओके मैम, समझ में आया। अभी देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकालेंगे इन केस ऑफ वाउचर, बहुत इजी। आइडेंटिफाइबल जब होगा मतलब आपको पता है कि ये 1000 रुपए के क्लोथ्स ही लेने वाला है, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी इमीडिएटली ऑन द इश्यू ऑफ वाउचर। जब भी आप वाउचर इशू करोगे उस टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई है आपका। डन? ओके मैम, समझा। अब नॉन आइडेंटिफाइबल के केस में आपको पता ही नहीं है ना कि क्या लोगे, कब लोगे, कैसे लोगे, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी अप्लाइड ऑन द रिडम्पशन ऑफ वाउचर, ऑन द रिडम्पशन ऑफ वाउचर। समझा? यस मैम। मैम ऐसा क्यों किया? अभी देखो रेट्स बार बार चेंज नहीं होते और उसको पता है कि 1000 रुपीज के वो कपड़े ही लेगा। मैम अगर नहीं लिए तो रिवर्स एंट्री भी होती है, वो आपको सीएमए फाइनल में है, आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन वाले इसमें। समझा? रिवर्स एंट्री कैसे होती है, क्या होता है, ये सारा इंटरेस्टिंग बात है। मैंने तो सीख लिया, आप भी सीख जाओगे, पहले सीएमए इंटर तो क्लियर करना पड़ेगा ना। चलो अभी उसमें एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल था पेटीएम स्कीम का। व्हाट इज दैट? पैंटलून, अभी देखो पेटीएम पे जैसे गूगल पे या फिर इस पे खुद दूसरों के वाउचर्स आते हैं, या फिर पेटीएम पे क्या होता था, पैंटलून का वाउचर आया, सपोज पैंटलून का वाउचर क्या था, 5000 रुपीज का था इन जनरल। ओके, इन जनरल 5000 रुपीज का वाउचर था, बट जस्ट बिकॉज वो पेटीएम में है दैट्स वाई उन्होंने क्या स्कीम डाली थी, 4500 का मिलेगा, 4500 का मिलेगा। ये कौन से वाले इसकी बात चल रही है, अपन गिफ्ट वाउचर वगैरह लेते हैं ना किसी को देने के लिए, वो वाले इसकी बात चल रही है। ओके, मतलब पैंटलून से पेटीएम से आप परचेस करोगे तो उस पे 4500 ही लगेगा, सेम पैंटलून वाले वाउचर को। तो ऐसे वाले टाइम पे देन जीएसटी विल बी लेविड ऑन 5000, not on 4500, because 4500 is from
पेटीएम वो तो उनका ऑफर है, बट टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा 5,000 रुपीज पे ही लगेगा। ऐसे तो कोई भी ऐसा ही करेगा। अपने पैंटालून वाले क्या बोलेंगे, हम पैंटालून से बेचते ही नहीं है, हम क्या करेंगे ऐसे पार्टनर्स ढूंढेंगे, पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, फलाना ढिमकाना जो कुछ भी ऐसे पार्टनर्स ढूंढेंगे और ऐसे ऑफर्स लगाकर बेच देंगे और फिर जीएसटी कम हो जाएगा, जीएसटी की चोरी हो जाएगी। इसलिए ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा होशियार होती है, वो क्या बोलती है ओरिजिनल वाउचर प्राइस पे ही जीएसटी लगेगा और उसी वो ही वैल्यू पे लगेगा, समझे? ओके मैम, इन डिटेल्स क्यों क्यों पता है ये इतने होशियार क्यों होते? बिकॉज जीएसटी के कमिटी में भी और फाइनेंस कमिटी में भी हम जैसे प्रोफेशनल सीए, सीएमए, सीएस बैठे हुए होते। अगर हम स्टडी कर रहे तो उसका इस्तेमाल भी तो करेंगे ना। ओके मैम, चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ओर पढ़ते हैं। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई एज पर अबाउ प्रोविजन। मतलब हमने जो बहुत सारे प्रोविजन देखे, एक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म देखा, फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देखा, फिर वाउचर देखा, फिर हमने एक स्पेशल केस देखा। इसमें से कोई भी और एक कोई तो होगा जहां पे पॉसिबल ही नहीं है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स निकालना। ये छोड़कर अगर और कोई चीज है और कोई केस है जहां पे हमें पता ही नहीं है कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है, ये कौन सा केस होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, इसको बोलते हैं जीएसटी की चोरी। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे ऊपर फॉर्मूले दिए हुए हैं, उसमें अगर बैठ ही नहीं रहा है तो वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? जीएसटी की चोरी। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है ऊपर जो कुछ भी दिया है। तो ऐसे वाले केस में देन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी in case where periodical return has to be filed, be the date on which such return is to be filed, or in any other case be the date on which tax is paid whichever is earlier। मतलब मैम मतलब देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे डिसाइड होगा? अगर जीएसटी की चोरी हुई है तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, और अगर पकड़ी नहीं गई और आपने खुद ने कन्फेस किया, खुद कन्फेस कैसे करोगे? अभी निर्मला सीतारमन के पास में जाकर थोड़ी ना बैठोगे, आप क्या करते हो? रिटर्न फाइल करते हो। अगर आपने रिटर्न खुद होकर फाइल किया तो वो वाली तारीख, या फिर इन अदर केस बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, या फिर ऑफिसर ने आपको पकड़ा और उन्होंने आपको बोला कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो वाली डेट विच एवर इज अर्लियर will be the time of supply of good in case of GST की चोरी। आई होप सो समझ में आ गया है। ओके मैम, चलो अभी देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म हो गया है। सेक्शन 12 डन। अभी नेक्स्ट इसका बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम है। ओके चलो, सेक्शन नंबर 13 दैट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, फॉर नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस अभी यहाँ पे कैसे ध्यान रखना है? देखो, इफ इनवॉइस इज इश्यूड ऑन टाइम, मतलब अभी नया कॉन्सेप्ट। यस मैम, इनवॉइस इश्यू हुआ टाइम पे हुआ है या नहीं? अभी टाइम पे मतलब क्या देखेंगे, वेट एंड वॉच। इफ इनवॉइस इज इश्यूड ऑन टाइम, यस अगर होगा तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 सॉरी सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज ए आएगा। क्या है वो? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके मैम, इफ इनवॉइस इज इश्यूड ऑन टाइम, नो आंसर है, देन प्रोविजन ऑफ सर्विस or payment whichever is earlier। what is provision of service ma'am? provision of service का meaning होता है completion of service। ऐसा क्यों मैम कंप्लीशन ऑफ सर्विस? देखो बहुत सारी सर्विस कंप्लीशन कंटिन्यूअस होती है। जैसे मुझे अगर किसी ने बोला कि रिटर्न भरना है, मैं आज से काम करने लग रही हूँ लेकिन मुझे शायद 2 दिन लगे, 2 दिन के बाद में मेरा कंप्लीशन आएगा। समझा? स्टार्ट मैंने आज किया था बट खत्म कब करूंगी? 2 दिन के बाद। दैट इज योर प्रोविजन ऑफ सर्विस। 2 दिन के बाद आने वाला डेट इज योर प्रोविजन ऑफ सर्विस। ओके मैम, आया ध्यान में? अभी देखो
टैक्स इनवॉइस टाइम लिमिट क्या था, मतलब यहाँ पे जो हमने बोला इफ इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम का मीनिंग क्या है? ऑन टाइम का मीनिंग है बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 days और 45 days। 30 days किसके लिए? 30 days फॉर नॉर्मल सर्विस, ओके, और 45 days फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी। मतलब बात बहुत सिंपल है, आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस, कंप्लीशन ऑफ सर्विस होने के बाद में आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो सकता है कब तक? जब तक विद इन 30 days या फिर 45 days के अंदर। ये ऊपर का फॉर्मूला इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट देखो क्या करना है। 30 दिन और 45 दिन के अंदर अंदर आपका डेट ऑफ इनवॉइस इशू होना चाहिए, ओके। यस मैम, अगर आंसर यस है तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, अगर आंसर नो है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ओके मैम, आया ध्यान में। चलो एक बार है ना, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इज 15th October, ओके, 15th October, और ये नॉर्मल सर्विस है, उसमें 30 दिन ऐड करो, 30 days ऐड करो, कितना आंसर आएगा? अक्टूबर में 31 days होते हैं, आपको इतना तो पता होगा। अक्टूबर में अगर 31 days है तो आंसर आएगा आपका 14th November 24। लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, इशू ऑफ इनवॉइस 14 नवंबर से पहले पहले होना चाहिए, ओके मैम, आया ध्यान में। चलो हमने क्लास में एक एग्जाम्पल नंबर 4 किया था, उसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है बिकॉज ये एग्जाम्पल है बहुत खास, क्योंकि चलो एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं। क्या है एग्जाम्पल? इनवॉइस 15/11/24 को है, कितने रुपीस का? 10,000 प्लस 18% GST, दैट इज 11,800, ओके मैम। और एक इनवॉइस हुआ 25 नवंबर 24 का 20,000 प्लस 18%, दैट इज योर 23,600, ओके। और पेमेंट हुआ 20th दिसंबर 24 को 35,400 का, मतलब दो इनवॉइसेस का पेमेंट एक साथ में हुआ। हो सकता है ना, कोई भी केस हो सकता है, हम लमसम में पेमेंट करते रहेंगे, हम अगर रेगुलर कस्टमर है हम एक साथ पेमेंट दे रहे होंगे। अब मैम अब इसमें कैसे होगा? सिंपल बात याद रखो, अगर दो इनवॉइस हुए तो दो पेमेंट आएंगे, दो इनवॉइस हुए तो दो पेमेंट आएंगे, दो एक पेमेंट हुआ, सपोज दो पेमेंट हुआ तो दो इनवॉइस होगा, समझा? दो इनवॉइस दो पेमेंट, दो पेमेंट दो इनवॉइस, यही अजम्पशन साथ में रखना है, ओके। चलो टू इनवॉइस टू पेमेंट अजम्पशन, ओके। चलो यहाँ पे क्या था? इनवॉइस था आपका 15th नवंबर 24 का, कितना? 11,800 का, ओके मैम। फिर हमें पेमेंट उसी डेट का, पेमेंट कौन से डेट का? ओरिजिनल डेट जो थी 20th दिसंबर 24 को, वो पेमेंट का अमाउंट क्या होगा? 11,800 ही होगा, हाफ ऑफ द पोर्शन, ओके। चलो और नेक्स्ट हाफ ऑफ द पोर्शन में क्या होगा? दूसरा इनवॉइस कब रेज हुआ था? 25 नवंबर 24 को, और उसका अमाउंट है 23,600, और दूसरा है आपका पेमेंट 20 दिसंबर को ही हुआ है, उसका अमाउंट डालेंगे 23,600। चलो मिल गया, दोनों का आंसर्स मिल गया, ओके। दोनों हाफ हाफ डाले। अभी क्या फॉर्मूला है आपका? इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। मैम देखो इनवॉइस और पेमेंट, इनवॉइस कब हुआ? पहले इसमें 15th नवंबर को, पेमेंट कब हुआ? 20th दिसंबर को। 20th दिसंबर को अगर हुआ है तो टाइम ऑफ सप्लाई फर्स्ट इसमें क्या होगा? 15th नवंबर, ओके मैम। अभी दूसरा वाला पोर्शन जहां पे इनवॉइस रेज हुआ है 25th नवंबर और पेमेंट हुआ है 20th दिसंबर, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 25th नवंबर 24, ओके मैम। चलो आया ध्यान में। अभी जीएसटी निकाले। मैम क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? चलो ना एक बार जीएसटी निकालते हैं। 11,800 अगर 118 है तो 18% कितना? तो 18% कितना? तो कितना आता है? जीएसटी इज इक्वल टू 1,800, ओके मैम।
दूसरा वाला पोर्शन में 23,600 का अगर 118 है, 23,600 अगर खुद 118 है तो 18 कितना, करो कैलकुलेट, चलो मैंने तो सब निकाल दिया है। जीएसटी इज 3,600। आया समझ में कैसे जीएसटी लायबिलिटी होगा? ओके आगे रिवीजन करने वाले हैं, बट अभी तो इतना तो आना चाहिए ना, रेगुलर लेक्चर्स किए हुए ना। चल आया ध्यान में, आगे बढ़ू। चलो खत्म होते आया। डेट, अभी दूसरा क्या है? डेट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ सर्विस। इन केस ऑफ सर्विस का डेट ऑफ पेमेंट इज वेरी इजी। पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर और डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट whichever is earlier, मतलब सिमिलर, एज सिमिलर टू योर गुड्स वाला। ओके यस मैम समझा। अभी ट्विस्ट आएगा ना बिडू, क्या है वो? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ आरसीएम। आरसीएम में क्या है? डेट ऑफ पेमेंट entered in the books of accounts of recipient or date on which the payment is debited in his books of account whichever is earlier or date immediately following 60 days। वहां पे कितना था? 30 days था, यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है? 60 days है। 60 days मतलब यहाँ पे कौन सा वाला? इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days का मतलब क्या होता है? 61st day, 61 day, 61। ओके डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। आया तो आपको whichever is earlier will be the answer। ओके मैम आया ध्यान में। चलो ये हुआ आपका फॉर्मूला। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं लूंगी बिकॉज अपन ने ऊपर लिए हुए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एसोसिएटेड एंटरप्राइज का। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मीनिंग क्या है? ए लिमिटेड का शेयर्स है बी लिमिटेड में कितना? 20% या फिर 20% से ज्यादा, कम से कम 20%। तो वो ए और बी आर एसोसिएटेड टू ईच अदर, ए इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ए लिमिटेड इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ओके और बी लिमिटेड रेसिपिएंट ऑफ इंडिया। बट ऑब्वियस ना मैम, अगर एक कोई तो रेसिपिएंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, नहीं तो मोदी जी क्या करेंगे? दोनों अगर आउट ऑफ इंडिया रहेंगे तो मोदी जी का क्या लेना देना? अगर एक कोई तो पर्सन यहाँ पे होना चाहिए ना, तो बी लिमिटेड इज इन रेसिपिएंट ऑफ इंडिया। ओके तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ऋषभ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं। ओके मैम चलो आया ध्यान में। अभी इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज इक्वल टू डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। कौन सा? रेसिपिएंट का डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। किसका? रेसिपिएंट का। Because it's very easy to locate recipient because recipient itself is in India। ओके अगर वो इंडिया में है तो इट्स वेरी इजी ना। अगर फॉरेनर को क्यों पकड़ेंगे? अगर हमारे पास लोकल ही है तो लोकल को पकड़ना इज वेरी इजी। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने उस हिसाब से रखा हुआ है। ये आपको बातें समझनी पड़ेगी। नाउ यू आर वेल मैच्योर्ड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट्स। ओके चलो अभी वाउचर केस। वाउचर केस वही सेम है, आइडेंटिफाइबल नॉन आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑन द इश्यू ऑफ वाउचर, अगर नॉन आइडेंटिफाइबल है तो रिडम्पशन ऑफ वाउचर। ओके मैम जीएसटी की चोरी। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई देन डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड और डेट ऑन विच टैक्स इज पेड whichever is earlier। मैम ये तो सेम टू सेम है, यही तो बोल रही थी मैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। चलो addition in the value by the way of interest, penalty, late fee or any consideration, then time of supply will be the date on which supplier receives such addition value। मतलब सपोज अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो सप्लायर आपका क्या करता है? आप पे इंटरेस्ट लगाता है, लेट फी लगाता है, कुछ ना कुछ तो चार्जेस लगता है। तो वैसे वाले टाइम पे आपने क्रेडिट कार्ड का वगैरह देखा ही होगा ना, इंटरेस्ट लगता है, लेट फी लगता है। तो ऐसे वाले केस में जो एडिशनल वैल्यू है उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन वैल्यू। एडिशनल वैल्यू जब तक मिलता नहीं तब तक वो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है। क्या पता बाउंस ही हो गए, क्रेडिट कार्ड सारे पेमेंट ही नहीं कर दिए, कुछ भी हो सकता है। ओके मैम आए ध्यान में। चलो
लास्ट, अभी और एक कॉन्सेप्ट है, लास्ट डेट टू इशू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। मैम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, अभी देखो मेरे जो क्लाइंट्स है वो क्या एक बार आकर रिटर्न भरकर पागल जाते हैं क्या? नहीं, हमारा रिलेशन सालों साल का है। ओके, मैं कंटिन्यूअसली, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं मंथली सर्विस देती हूँ। अभी मंथली सर्विस दे रही हूँ तो क्या मैं मंथली बिल चार्ज करती हूँ या फिर कैसे चार्ज करती हूँ, या फिर लमसम में एक ही बार में लेती हूँ, या फिर बिल कब रेज होता है, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सर्विस। ध्यान में आया? एग्जाम्पल, ओके, जैसे रेगुलर मंथली बिल ऑफ इंटरनेट। अभी इंटरनेट का पेमेंट आप हर महीने में करते हो, आपका मोबाइल का बिल हर महीने वाला है, या आप ऐसे करते हो? नहीं, अभी अगर खत्म हुआ तो दूसरा वाला फिर से बिठाओगे, फिर से वो इंटरनेट चालू होगा, नहीं, इट इज कंटिन्यूअस सर्विस। ओके, तो ऐसे केस में देन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज व्हेन पेमेंट डेट इज ascertainable as per the contract or before the due date of payment, or when payment date is not ascertainable from the contract on or before the time when supplier of service received the payment, or when the payment is linked to the completion of an event on or before the date of completion of event whichever is earlier। मतलब when payment is ascertainable, हमें पता है पेमेंट कब कब होगा, जैसे हमें पता है मंथ एंड में हमें पेमेंट करना पड़ता है, वी नो कि कहाँ पे पेमेंट कैसे होगा, तो यहाँ पे एज पर कॉन्ट्रैक्ट और ऑन बिफोर द ड्यू डेट, जब भी पेमेंट होगा या फिर उसका ड्यू डेट या फिर उससे पहले अगर होगा, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ओके मैम, व्हेन पेमेंट इज नॉट ascertainable from the contract on or before the time when the supplier of receives the payment, मतलब डेटा वाला याद करो, डेटा पैकेज खत्म होगा तो आप रिचार्ज करोगे, यहाँ पे पता ही नहीं ना, कभी भी हो सकता है आज आपने पूरा नेटफ्लिक्स देख लिया 1 घंटे में, गया डेटा, या फिर आपने आज रुक रुक के किया तो शायद 1 दिन के बाद हो सकता है। तो ऐसे वाले केस में when payment is not ascertainable, तो on or before the time when supplier receives the payment, next payment जब आएगा, जब पेमेंट मिलेगा, that is your time of supply। okay मैम, when payment is linked to completion of event on or before the due date of completion, मतलब ऐसे बोला कि इतना कंप्लीट होने के बाद में 70% कंप्लीट होने के बाद में हम आपको 30,000 देंगे, और आगे 100% कंप्लीट होने के नेक्स्ट 30% कंप्लीट होने के बाद में हम और 50,000 देंगे। तो 70% कंप्लीट हुआ तो 70% का पेमेंट मिला, पेमेंट इज लिंक टू दैट कंप्लीशन, इट मीन्स वो वाले कंप्लीशन डेट के बीच में, डेट के ड्यू डेट पे या फिर उससे पहले अगर पेमेंट आएगा, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, यस मैम, समझा? आया बच्चों ध्यान में? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। और अभी सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 दैट इज चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, लास्ट है बच्चों, चलो मेरे साथ। अभी यहाँ पे ना पूरा फॉर्मूला, वो जो इतना बड़ा वाला फॉर्मूला है वो नहीं याद करें, हमें क्या याद करना है, देखो बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ज्यादा इजी। चलो मेरे साथ डायग्राम निकालो। मैंने कैसे निकाला है, देखो डायग्राम, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ, यहाँ पे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ, उसके पहले चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले 12% था। ओके मैम, चेंज इन रेट के बाद 18% हुआ। ओके मैम, अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पे 3 इवेंट चेक करने, इनवॉइस, सप्लाई और पेमेंट। ओके, ये 3 इवेंट चेक करने। अभी ये सोचना है कि 2 इवेंट कौन से जगह पे, कम से कम 2 इवेंट कौन से जगह पे। अभी देखो ये वाले केस में सप्लाई हुआ और पेमेंट हुआ है 18% चेंज इन रेट के बाद में। ओके, और इनवॉइस रेज हुआ था 12% के टाइम पे। 2 का परडा भारी, तो इसकी वजह से रेट क्या होगा, 18% होगा। अरे ये तो गेम है मैम, यही सब देखना है आपको। ये ऐसे वाले, इसमें आपको लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको वो ट्रिक पता होनी चाहिए। ओके, रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन मुझे ऐसे लगता है कि एमसीक्यू में ज्यादा आएगा, बिकॉज तब है ना सारे बच्चे घबरा जाते, इतने सारे डेट्स देखकर, इनवॉइस हो रहा है,
फिर सप्लाई हो रहा है, फिर पेमेंट हो रहा है, फिर रेट चेंज हो रहा है, कुछ तो अलग ही दुनिया चालू है। कुछ नहीं, जहाँ पे दो ज्यादा चीजें हैं वो वाला रेट चूज करेंगे, दैट्स द सिंपल ट्रिक। ओके, चलो फटाफट से एग्जांपल ले ले एक। अभी देखो, सप्लाई इनवॉइस हुआ 12% था तब, और पेमेंट हुआ 18% था। तो दो कहाँ पे ज्यादा है, 12% के यहाँ पे, तो बट ऑब्वियस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इनवॉइस, इनवॉइस का डेट। अभी 12% चेंज हुआ, 12% पहले था, 18% चेंज हुआ। पेमेंट और इनवॉइस दोनों एक साथ है, कहाँ पे, 12% के टाइम पे, और 18% में सिर्फ सप्लाई। तो कहाँ कौन सा वाला रेट लगेगा, 12% वाला मैम, बट ऑब्वियस रेट विल बी 12%, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी योर पेमेंट। ओके, चेंज इन रेट अभी 12% और 18% ही है। और यहाँ पे ट्रिक और एक बात क्या याद रखनी, अभी गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा गोल हो सकता है। जैसे जब 22 सितंबर में जब जीएसटी का रेट चेंज होने वाला था, वो कोई आधी रात में उठकर नहीं बोला था, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था। तो ऐसे वाले केस में ना बहुत सारे सप्लायर रेसिपिएंट बहुत स्मार्ट होते हैं, वो क्या कर लेते, पहले वाला रेट लेने का, अभी अगर रेट 18% हो रहा है तो 12% की खरीदी इज इजी ना, तो ऐसे इसमें जीएसटी की चोरी हो सकती है। वो क्या करेंगे, पहले वाला इनवॉइस रेज करेंगे, 10 पहले वाला डेट डालेंगे। ऐसे वाले केस में कैसे हो सकता है, पेमेंट कब हो सकता है, पेमेंट बाद में किया बट इनवॉइस तो पहले ही रेज किया ना। हम गवर्नमेंट को जाकर बोलेंगे, आप ही ने तो बोला था इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई तो 12% लगा। गवर्नमेंट बोली पागल, बुद्धू समझा मुझे, मैं निर्मला सीतारमन हूँ, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। तो वो क्या बोल रही है, देखो चेंज इन रेट होने के बाद में अगर 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं हुआ, 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अगर पेमेंट नहीं हुआ, तो वो वाला रेट 18% ही माना जाएगा, इवन दो इनवॉइस पहले है, इवन दो दो चीजें पहले है, तुम्हारा पहले वाला पलड़ा भारी है, कुछ मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर, 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पेमेंट होना इज मैटर। समझे? ओ मैम गवर्नमेंट तो बहुत होशियार है। यस बच्चों, चलो एक एग्जांपल करें। सप्लाई 15 जून को हुआ, इनवॉइस 5 जून को, चेक एंट्री 10 जून को, मैम बहुत ज्यादा हो रहा है, चेक क्लियर हुआ 18 जून को, और जीएसटी रेट टिल 12 जून इज 12%, जीएसटी रेट आफ्टर 13 जून इज 18%, देन व्हाट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। अभी देखो चेंज हुआ है 13 को, ओके सारे डेट्स प्लॉट करो। इनवॉइस रेज हुआ है बिफोर 5 जून, चेक ऑफ एंट्री, चेक एंट्री कब हुए है 10 जून को, ओके चेक क्लियर कब हुआ है 18 जून को, और चेंज इन रेट कब हुआ था 13 जून को। वर्किंग डेज कितने हैं, 5 वर्किंग डेज है, ओके 5 वर्किंग डेज अगर है तो हमारा क्या आएगा, 18% आएगा। डन 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 डन, समझा समझा? ओके मैम, आया ध्यान में, आया ध्यान में मैम, क्लियर है? यस बच्चों कर पाओगे, रिवीजन करो, आराम से करो, और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना फर्स्ट, और उसके बाद में कल मिलेंगे नए चैप्टर, नए रिवीजन, नया दिन के साथ। सो सी इन द क्लासरूम। अरे बच्चों आज अप्रैल फूल है, मेरा वीडियो देखा क्या ऑडिट का? ऑडिट के रिवीजन लेक्चर्स भी आ रहे, कब से क्या वो वाले वीडियो में देखना। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी इन द क्लासरूम फॉर जीएसटी एंड ऑडिट। थैंक यू।